अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी अक्सर ये होता है कि 9, 10 और 11, 12 जो चैप्टर हैं वो शुरू करवा देते हैं, कॉलेजेस में भी वो पढ़ाए जाते हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये था कि वो थोड़े इजी है, या ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। 9 इजी है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से पहले जो सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री का तो वही करवा देते हैं। 8 को स्किप कर दिया जाता है कि चले वो बाद में पढ़ लेंगे। जो बेसिक चैप्टर है वो चैप्टर 9 के लिए, चैप्टर 10, 11, 12, क्योंकि उनके लिए ना समझने के लिए आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी क्या होगी, उसमें आसानी होगी। तो इसलिए मैं 9, 10 की बजाय पहले मैं 8 से शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले फंक्शन की कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फंक्शन किस तरह के होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, ग्राफ कैसे डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि 9 चैप्टर जो टोटली ग्राफ के अकॉर्डिंग है, मतलब टोटली ग्राफ ही उसमें आपने ड्रा करने होते हैं। तो फंक्शन को समझ लें, फिर उसके बाद उसके डोमेन और रेंज, क्योंकि चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में दिया हुआ है डोमेन फाइंड करने को कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, या रेंज का कहा जाता है, या इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कि जो कि आपके लिए जरूरी है कि आप इस चैप्टर से पहले उसको समझ लें। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि पहले चैप्टर 8 से आपको समझाऊं ग्राफ के बारे में, फंक्शन के बारे में डिटेल से, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इंशाल्लाह। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा फंक्शन के बारे में है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो फंक्शन को शुरू करते हैं। फंक्शन है क्या? अब आ जाते हैं कि क्या इससे पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं या नहीं। तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि 10 क्लास के अंदर आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 था सेट वाला, उसमें आपने फंक्शन की थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी थी, उसमें डिफिनीशन पढ़ी थी, फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे, यानी उसकी कंडीशन क्या थी, किस तरह से फंक्शन, मतलब कौन सी सेट होंगे जिसमें फंक्शन अप्लाई होता है, इसमें अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद फंक्शन के टाइप्स पढ़ी थी, तो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा इस बारे में। ठीक हो गया। तो ग्राफ भी 9 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8 था, ग्राफ के बारे में वो भी डिटेल से आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं ये काफी हद तक आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ेंगे वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी, यानी पिछली जो एक्सरसाइज या पिछले जो चैप्टर आपने पढ़े थे क्लासेस के अंदर, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें पढ़ाया जाएगा। तो डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं। फंक्शन होता क्या है? Function from a set x to a set y is a rule or corresponding that assign to each element x in x a unique element y in y। फंक्शन होता क्या है मैं वैसे समझा देता हूँ। बेसिकली फंक्शन जो है ना रियल लाइफ से लिया गया है, इसके जो लफ्ज है फंक्शन का। अब वो परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका मतलब ये होता है फंक्शन के एक वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करती है तो उसको फंक्शन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर दो सेट हैं और दोनों सेट में से कोई एक सेट जो है वो क्या हो, डिपेंडेंट सेट हो, और दूसरा सेट जो हो वो इंडिपेंडेंट सेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल कैसे मिलती है? अगर हम फादर के हिसाब से देखें, नहीं अगर कोई फादर है तो वो बहुत सारे बच्चों को क्या कर रहा है, फीड कर रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करें, डिपेंड कर रहे होते हैं फादर के ऊपर। हाँ, फादर जो है वो भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए जो फादर होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि फादर जो है उन बच्चों के ऊपर फिलहाल डिपेंड नहीं कर रहा जब तक वो उनको फीड कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सी आपको एग्जांपल मिलेंगी रियल लाइफ की, जो कि मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, फंक्शन में खासकर इस तरह की ना आपको एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं, वो मिलेंगी। तो इसमें होगा ये कि या तो एक रूल होगा या कोरस्पॉन्डिंग हो। कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के ऊपर कोरस्पॉन्ड हो रहा होगा। तो वो जो रूल है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो फर्स्ट सेट है यानी एक्स सेट है, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट वाई, यानी एक यूनिक आंसर आएगा आपके पास सेट वाई के अंदर। अब इसको सिंबॉलिकली हम लिखते कैसे, यानी इसको हम क्वेश्चन में किस तरह यूज करेंगे या उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो वो इस तरह होगा कि वी राइट इट एज एफ एक्स टू वाई एंड रीड इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक हो गया। इसको इस तरह से रीड किया जाता है, यानी एफ जो है वो फंक्शन है एक्स सेट से वाई पर। अगर यहाँ पे वाई टू जेड लिखा हो तो हम कहेंगे फंक्शन फ्रॉम जेड टू एक्स, वाई टू जेड लिखा हुआ है तो वाई और जेड आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सेट जो है वो एक्स और वाई की जगह पे क्या हो, ए और बी लिखे हो, तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट एंड रीड एज फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो वो आपके पास जो भी सेट गिवन है तो उसके हिसाब से क्या होगी, वो वैल्यू आती रहेगी आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको फंक्शन के बारे में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं
कि जो फंक्शन के अंदर एंट्रीज होती हैं, यानी उसमें जो नंबर्स लिखे होंगे या वेरिएबल कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन की जिस तरह सेट को लिखते हैं, क्योंकि सेट की बात हो रही तो सेट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स भी लिखे होते हैं, वेरिएबल्स भी लिखे होते हैं एक्स वाई की फॉर्म में, और उसके अलावा साइंस भी लिखे होते हैं। तो इसलिए हम उसको इस तरह से मेंशन करते हैं, द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स आर कॉल्ड प्री इमेज एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वाई आर कॉल्ड द इमेजेस। यानी जो पहला सेट है, यानी जो गिवन सेट है, मैं बार बार गिवन सेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई सेट गिवन है तो वो गिवन सेट जो होगा वो क्या होगा, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम प्री इमेजेस कहते हैं, और जो आपके पास आंसर आते हैं उन आंसर को हम क्या कहते हैं, इमेजेस कहते हैं। इफ y बिलोंग टू सेट y, अगर सेट y है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इज एन इमेज ऑफ x बिलोंग टू x, तो वो क्या होगा, इस x सेट का क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लें तो वो उसका क्या होगा, इमेज होगा अंडर द फंक्शन ऑफ f। तो f फंक्शन के अकॉर्डिंग, अब ये अप्लाई कैसे करता है वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। वी राइट इज एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। बेसिकली जो हमने कंडीशन यूज करनी है या जिसको हमने लिखना है ज्यादा, वो ये है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। So equivalently we say that y is the value of the function of f at x। f फंक्शन है, x के ऊपर y जो है उसकी एक वैल्यू आएगी, यानी उसका एक आंसर आएगा। सिंपल अल्फाज में अगर देखा जाए तो वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, इस तरह से डायग्रामेटिकल समझा रहा हूं कि यहाँ पे एक एलिमेंट है x जो कि क्या कर रहा है, सेट x में से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हुआ है। वो रूल क्या है, वो रूल यहाँ पे f को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर यहाँ पे वो रूल जो है वो इस तरह से अप्लाई होगा कि ये बन जाएगा f ऑफ x। जब फंक्शन अप्लाई होगा तो यहाँ से f और ये फंक्शन अप्लाई होने के बाद क्या होगा, x आ जाएगा। ये सेट है y। अब इसकी जो यहाँ पे इमेजेस बन रही हैं, ये इमेजेस यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये वाली इमेज, इसको हम क्या कहते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे x की जगह अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, y का आंसर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आ जाता है। y x की जगह 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 3 आ सकता है। 5 लिखते हैं तो आपके पास बार बार जो आंसर चेंज होते रहेंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगी। लेट सपोज दैट f ऑफ x जो है वो एक फंक्शन है जिसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है और ये दिया हुआ है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू लिखनी है। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो f ऑफ 1 से क्या आंसर आया है, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक y की वैल्यू मिल गई है जो कि क्या है, 7। और यहाँ पे अगर उसको रिप्रेजेंट कर लें तो इसी में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 1 लिखी है तो उससे यहाँ पे आंसर क्या आया है, 7 आया है, यानी y की वैल्यू 7 आई है। ठीक हो गया। अब वो फंक्शन f क्या था, वो जब अप्लाई हुआ है, यानी f की जगह पे आपने चेंज यहाँ पे ना लेफ्ट साइड और एक इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड पे जो चेंज आया है उसी की सेम वैल्यू यहाँ पे एक साइड पे राइट साइड पे भी लिखी हुई है x, तो यहाँ पे जो चेंज आया वो राइट साइड पे भी आएगा। तो यानी यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, f ऑफ 2 लिख देता हूँ। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 एंड 1 से क्या होगा, 15। तो f ऑफ 2 जो है वो क्या हो गया, 15 आ गया। यानी अगेन y की एक और वैल्यू आ गई आपके पास 15। तो देखें आपके पास किस तरह चेंज आता है कि आप x की जगह वैल्यूज लिखते हैं और उससे आपके पास जो है y सेट, यानी अगर एक सेट x जिसकी वैल्यूज गिवन थी उस सेट में से यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक अगेन एक और वैल्यू फाइंड हुई है जो कि क्या है आपके पास यहाँ पे, वो है 15। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज लिखते जाएं तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास क्या होंगे, इसके डिफरेंट आंसर आते रहेंगे। अब ये जो एक्स सेट है, ये वाला जो गिवन सेट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री इमेजेस कहते हैं। और जो ये आंसर आ रहे हैं आपके पास, अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूं वाई सेट के अंदर, तो ये कैपिटल वाई के अंदर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक आंसर 7 आया है, दूसरा आंसर 15 आया है और इस तरह से थर्ड भी कोई आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाई सेट है इसकी जो वैल्यूज हैं इसको हम क्या कहते हैं, इमेजेस कहते हैं।
तो यही वो जो रूल है ना, वो बेसिकली जिस रूल की बात हुई थी वो ये है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्स की जगह पे लेफ्ट साइड पे चेंज लेकर आते हैं और सेम चेंज है उसकी वजह से राइट साइड पे भी आता है। तो ये सिंपल क्या है, फंक्शन बन गया। अब इसी से हम क्या करेंगे, एक और चीज अखज करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि डोमेन एंड रेंज। अक्सर इस चीज का पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को कहा जाता है। तो उसकी मैं डिफिनीशन भी समझा देता हूँ और इसी से आपको फिर एक एग्जांपल के जरिए समझा भी देता हूँ कि डोमेन और रेंज इसमें क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसको समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं, वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एमसीक्यूज में जस्ट आपसे बस पूछा जाता है कि एमसी इसमें बताएं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। कोई भी फंक्शन गिवन है तो आपको वो क्विकली फौरन बताना होता है विदाउट सोल्यूशन। तो उसके लिए क्या है, जरूरी है कि आपको सेट का पता होना चाहिए, किस सेट में से ये वैल्यूज आई हैं, फिर उसके बाद वो कहां तक परफॉर्म कर सकती हैं, अनडिफाइंड तो नहीं हो रही। तो उससे आपको डायरेक्ट डोमेन और रेंज को इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है, वहां भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि डोमेन और रेंज होता क्या है। फिर उसको फाइंड कैसे करना है वो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि लेट एफ एक्स टू वाई बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू वाई। ठीक है ना, एक फंक्शन है जो एक्स सेट से वाई सेट के ऊपर है। देन सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक हो गया, ऑफ द फंक्शन एफ द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ वाई विच एफ इज एज्यूमिंग इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक हो गया, यहाँ पे कोडोमेन का भी एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो एक्स सेट के एलिमेंट्स है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो वाई सेट के एलिमेंट है वो क्या है, वो कोडोमेन है उस फंक्शन के ऊपर। सो जो सेट बन जाता है उस एलिमेंट्स का, यानी वो एलिमेंट्स बनते जाएंगे और पूरा एक सेट बन जाता है। फिर हम उस सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी कोडोमेन और रेंज एक ही चीज को ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो हम समझ लेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे अब ये समझ लें कि इफ द डोमेन इज नॉट स्पेसिफाइड। अब अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि डोमेन और रेंज फाइंड करें, लेकिन डोमेन की वैल्यू गिवन नहीं होती, यानी आपको ये समझ नहीं आ रही। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि डोमेन हम ले कहां से, यानी कौन से नंबर्स लिखें, कहां से वैल्यूज आएंगी उसकी, अक्सर ये कंफ्यूजन होती है। देन इट इज एज्यूम्ड टू बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर सेट होगा वही आपका डोमेन रहेगा। आपने रियल नंबर्स लेने हैं, उस सेट को, उस सेट में से कोई भी आप एलिमेंट ले लें, उस सेट के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन या रेंज उसको हम कहेंगे। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स इनटू वाई, द रेंज इज अ सबसेट ऑफ वाई बट नॉट नीड टू बी ऑल ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो इसमें एक और बात भी लिखी हुई है, बेसिकली एमसीक्यूज है, उसमें ये चीजें पूछ सकते हैं कि आपके पास जो एक सेट, यानी अगर सेट गिवन नहीं है तो आपके पास अगर जो सेट की वैल्यूज लेंगे तो उस सेट को क्या कहेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा कि वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो ये है कि अगर रेंज की वैल्यू की बात करिए, यानी एक्स सेट से वाई सेट के ऊपर एक फंक्शन है, तो जो वाई की वैल्यूज हैं वो सबसेट होंगी उसकी। ठीक हो गया, एक्स सेट की। बट जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज हो सकता है कि आपके पास जो आंसर आ रहे हो वो इस तरह से हो कि वो वाई के एक्स सेट के उस तरह से परफॉर्म ना कर रही हो, उसमें से वैल्यूज ना आ रही हो। तो ये भी हम देखेंगे। जिस तरह से पिछली एग्जांपल देखी तो उसमें क्या था, 1 2 और 3 गिवन था और जो आंसर आ रहे थे वो 7 15 एंड मतलब काफी ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, तो वो इसमें अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक हो गया, यही बस इसका मेन पर्पस है। तो इसको मैं एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स जो कि क्या है, एक्स प्लस वन। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सेट भी ले रहा हूं। मैं यहाँ पे ए सेट ले रहा हूं जिसके अंदर मैं एलिमेंट लिखूंगा 0 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर ये ए सेट है और इसमें एलिमेंट हम लिख लेते हैं 0 1 2 एंड 3 और ये फंक्शन अप्लाई होता है यहाँ पर इस तरह से कि जब हम इसके आंसर फाइंड करेंगे तो वो इस तरह से बन रहे कि जीरो के ऊपर उसका आंसर देखें, मैं क्विकली करवा देता हूँ। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 फाइंड करें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसके जो आंसर आ रहे हैं वो ये हैं। फर्स्ट आंसर आया 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां से देखें, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया और ये भी ज्वाइन हो गया। तो ये जो एलिमेंट आए हैं
ये इस रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये सेट क्या है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो सेकंड सेट है, तो उसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4। अब जो ए सेट है यानी जो गिवन सेट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन, और ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी रेंज है। मतलब रेंज का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज कहां से शुरू हुई और एंड उसकी कहां तक, यानी कहां तक वैल्यू जाएगी, तो ये उसके बेसिकली रेंज जो है, हम उसी को ही अगर नॉर्मल दिनों में या हम नॉर्मल लाइफ के अंदर बात करें, अगर किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम एक जगह से शुरू हुए, हम अगर किसी घर की बात करें तो उस कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, यानी आपके घर की रेंज कहां तक है, या वाईफाई सिग्नल की बात करते हैं तो उसकी रेंज कितनी है, तो वो इस तरह से हम इन बातों को यूज कर रहे थे डेली लाइफ के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से शुरू हुआ है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अब उस पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो एंड पॉइंट होता है वो उसकी रेंज होती है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम इसको डेली लाइफ में भी इस लफ्ज को यूज करते रहते हैं डिफरेंट तरीकों से, या डिफरेंट जगह जगह पे उसका अलग अलग कैटेगरी वाइज उसका होता है। जाहिर बात है कंप्यूटर की फील्ड में अलग से वो परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल लाइफ में देखें तो हर जगह पे वो अलग अलग करके परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, सो उम्मीद करता हूँ डोमेन और रेंज समझ आ गया होगा। जो गिवन सेट है तो उस सेट की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, और जो आंसर्स आपके पास यानी इमेजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब आ जाते हैं, अगर डोमेन गिवन ना हो तो हम रियल नंबर सेट जो है उस रियल नंबर सेट में से हम वैल्यूज लेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ठीक हो गया, सो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, यानी तमाम नंबर जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, एक्सेप्ट कौन से, आयोटा वाले, यानी कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में शामिल होती हैं, तो उस हिसाब से उसका रेंज भी बन जाता है। अब रेंज कैसे फाइंड होगा वो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे इतना जानना बस काफी है कि जो गिवन सेट है उसको डोमेन कहते हैं, और जो आंसर आए हैं उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं उस सेट को। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं 10 क्लास के अंदर डिटेल से, वहां पे आपको पढ़ाई गई होंगी। अगर नहीं भी पढ़ाई गई या आप भूल गए हैं तो अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपके पास 1 to 1 था, ठीक है ना, जिस तरह से 1 to 1 है तो इसको 1 1 फंक्शन कहते हैं। फिर बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये नाम भी आपने शायद सुने होंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है, बस जस्ट समझाया जा रहा है। यूज हो सकता है नाउ एमसीक्यूज में आ जाए इस तरह की चीजें, या आपको कहा जाए कि ये फंक्शन किस कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या, एक दफा इसको समझ लें। पहले मैंने लिखा है ए, यानी ये जो 1 to 1 है इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई। यानी एक्स सेट के जो एलिमेंट आप लेते हैं उस सेट के यानी अलग अलग एलिमेंट, यानी आपने 1 लिया, उस 1 का एक आंसर आया, फिर आपने 2 लिया, 2 का एक अलग आंसर आया, 3 लिया, 3 का अलग आंसर, यानी हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट आंसर आए, तब हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट है x एंड y आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x एंड देन f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। और ये कंडीशन भी हो, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे f of x1 की जगह हमने वैल्यू लिखी है तो आपके पास आंसर आ गया 1, फिर f of x2 लिखा तो वहां से आ गया 3, तो 1 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है। अब इक्वेंटली इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 देन x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 x2 की वैल्यू इस तरह से होगी। समटाइम वी राइट 1 1 फंक्शन फॉर 1 to 1 फंक्शन, यानी 1 1 जो है वो 1 to 1 फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बस ये ऊपर वाला टॉपिक एंड हो गया था। ये बस जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर हो सकता है 1 to 1 ना लिखो तो उसकी जगह पे क्या होगा, 1 1 लिखा होगा। ये भी 1 to 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन समझ आ गई है? कंडीशन दोबारा समझाता हूँ। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या है, अब एक गिवन जो सेट गिवन है, एक सेट है, उस सेट में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग एलिमेंट ले, एक 1 ले लें और एक 3 ले लें। अब उनको उसको फंक्शन के अंदर पुट करें और उस फंक्शन से जो आंसर आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे, यानी वो भी मैच नहीं करेंगे। जिस तरह 1 और 3 डिफरेंट है, इस तरह जो आंसर आएंगे हो सकता है एक से 2 आंसर आए और एक से 4 आंसर आए, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से हो कि वो इक्वल आ जाते हैं, x1 x2 की वैल्यू इक्वल आ गई है, यानी आपके पास x1 की वैल्यू भी 3 है और x2 की वैल्यू भी 3 है, तो फिर उसके जो आंसर आएंगे वो भी क्या होंगे, जाहिर बात है वो भी इक्वल ही आएंगे, क्योंकि आपने एक नंबर 2 दफा लिख लिया है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ, वो है ऑन टू फंक्शन। Function x to y said to be onto or surjective function if each of element of y is the image of some element in x। अब इसकी कंडीशन ये है
कि आपके पास होगा क्या कि वाई सेट के जितने भी एलिमेंट है वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ए सेट में किसी न किसी उसके साथ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। बस ये ऑन टू की कंडीशन है, वन वन की कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसमें तो जाहिर बात है अगर मैच हो जाए तो फिर तो वो वन वन की कंडीशन ही खत्म हो गई है। तो इफ द रेंज ऑफ एफ इज होल सेट एक्स वाई, यानी जो रेंज होगा उसका, वो जो जितना भी सेट गिवन होगा यानी वाई सेट है वो उसका रेंज हो जाएगा उस टाइम पे। ऑन टू फंक्शन का अगर रेंज पूछा जाए तो वो क्या होगा, जो सेकंड सेट होगा वही उसका रेंज होगा। अ फंक्शन एफ विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लिख के समझा देता हूं कि वन वन और ऑन टू जो है वो होंगे किस तरह से। ठीक हो गया, जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, एक्स सेट, और यहाँ पे ले लेते हैं वाई। ये मैं वन वन के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे फिर हम दूसरा भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए, बी और यहाँ पे सी ले रहा हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने तीन एलिमेंट लिए हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा सेट है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जो कंडीशन है वो क्या है, एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर हम इसकी जगह वैल्यूज लिखते हैं, फंक्शन अगर कोई भी गिवन हो लाइक, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है कि बी से 1 आ रहा है, ए से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और सी से क्या आ रहा है 3 आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही ज्वाइन हो, वो इस तरह से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एक एलिमेंट हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 भी लिख देता हूँ। अगर इस सेट की बात करें कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, उसके अलावा इसके जो आंसर हैं वो भी इक्वल नहीं है, तो अब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो क्या है, ये वन वन फंक्शन है। ठीक हो गया। अब दूसरे सेट की बात करें तो ऑन टू की बात करें, ऑन टू में इस तरह से होता है कि आपके पास यही कंडीशन मैं यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ, और वो इस तरह से है ए, बी, सी एंड डी, ये मैंने लिख लिया है। और सेम यहाँ भी इस तरह से लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब इसकी अगर बात करें कि हम इसमें ऑन टू को चेक करना चाहें तो उसमें होगा क्या, पहले तो एक सेट एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पे कंडीशन एफ अप्लाई हो रही है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे ए जो है वो ज्वाइन हो गया 2 के साथ, बी जो है वो ज्वाइन हो गया 3 के साथ, सी जो है वो ज्वाइन हो गया ए के साथ। अब डी की अगर बात करें तो डी को हम किस तरह ज्वाइन करें, चले एक के साथ तो ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया आपके पास, तो एक वैल्यू रह गई ये 5। अब ऑन टू की कंडीशन ये थी कि बी के जो एलिमेंट है वो, जितने भी एलिमेंट है वो ए के साथ किसी न किसी के साथ ज्वाइन होने चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि वो दो के एक, मतलब एक के दो इमेजेस आ जाते हैं या नहीं आते, सिर्फ बस उन्होंने ये कहा कि वाई के जो एलिमेंट है वो ए यानी एक्स सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तमाम एलिमेंट ज्वाइन होने चाहिए। ये उसने क्या कही है, कंडीशन कही है। अब ज्वाइन कैसे कर देते हैं, इस सी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं कि सी के दो आंसर आते हैं, एक 1 आता है और एक 5 आता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये बात होगी कि क्या ये फंक्शन भी है या नहीं है। ठीक हो गया ना। असल चीज तो फंक्शन की हमने वैसे इस तरह से डिस्कशन नहीं की कि वो फंक्शन कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जस्ट फंक्शन के बारे में इतनी डिटेल नहीं है बुक के अंदर के वो चीजें भी हम डिस्कस करें। जैसे आपने ग्राफ बनाने होंगे या फंक्शन को क्या करना होगा, डोमेन और रेंज फाइंड करना होगा, ज्यादातर जो वैल्यूज दी गई हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया कि फंक्शन कौन सा है या कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें तो इसकी सेकंड वाले की, इसके सिर्फ तमाम एलिमेंट जो है वो सारे ज्वाइन होने चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को देखें तो इसमें आपके पास जितने भी वाई के एलिमेंट है वो एक सेट के साथ, हर एलिमेंट के साथ क्या है, ज्वाइन है। ठीक हो गया। अब हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है, ये सेट ऑन टू फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसमें 5 ना होता और सिर्फ ये लिखा होता, 5 ना होता सिर्फ ये लिखा होता कि बी सेट के तमाम एलिमेंट एक्स सेट के साथ ज्वाइन होते हैं, तब हम इन दोनों सेट को फिर मिलाकर क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी अगर इसमें सी और 5 नहीं ज्वाइन हुआ होता, 5 लिखा ही ना होता और जस्ट यही गिवन होता, तब हम कहते हैं कि आपके पास ये जो फंक्शन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है यहाँ पर। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। ये तीन किस्म के फंक्शन जो है वो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। ठीक हो गया। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, अगर फंक्शन की हम बात करें, पूरी फैमिली है आपके पास फंक्शन की। किस तरह से फैमिली है आपके पास? आ जाते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसके बाद जो है पैराबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए, उसके अलावा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन हो गए, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन जिस तरह से यहाँ पे आ गया, उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए, यानी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, बहुत सारी टाइप्स हैं आपकी फंक्शन की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, तीन ही डिस्कस हो रहे हैं आपकी इस बुक के अंदर। वो क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक हो गया। लीनियर फंक्शन वैसे हम 10 क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं, वही जो है सिंपल यहाँ पे लीनियर फंक्शन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते रहते हैं, वही यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन परफॉर्म होगा। और स्क्वायर रूट की वैल्यूज हम वैसे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एक्स वाई के लिए हम चैप्टर 10 के अंदर, क्लास 10 के अंदर हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। सो आपके लिए इजी होगा, बस जस्ट एक दफा समझ लें उसको, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो इसमें होगा क्या, ये समझ लें। A function f is linear function if it can be written in the form of f of x mx plus b। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, तब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, m हो गया, b हो गया, या और जितने भी एलिमेंट यहाँ पे अगर यूज होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं, अगर m की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तो फिर आपके पास सिर्फ b रह जाएगा, तब हम इस फंक्शन क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि अगर m की वैल्यू 0 हो, यानी f(x) = b लिखा हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और अगर m की वैल्यू 1 आ जाए, तो फिर क्या हो, जो फंक्शन बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। m की वैल्यू खत्म हो जाए, आपके पास x की सिंपल वैल्यू ही रह जाए, b की वैल्यू 0 हो, तो फिर आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है। अब नोट डाउन, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब फंक्शन f इज क्वाड्रेटिक इफ इट कैन बी रिटन एज f of x = ax² + bx + c = 0। वैसे तो 0 की फॉर्म में होता है, लेकिन अब देखें इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c = 0 हो, तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। अब ये फंक्शन f of x की फॉर्म में लिखा हो, तो ये देखें फंक्शन हो जाता है सिंपल। और a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये बन जाएगा, यहाँ से सिर्फ ये 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा, तो ये क्या होगा? लीनियर फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो a, b और c की वैल्यूज हैं, उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट या रियल नंबर कंसीडर करेंगे। इसका डोमेन जो है वो भी क्या होगा? रियल नंबर्स का डोमेन होगा, यानी जो डोमेन रियल नंबर्स का उसके लिए है लीनियर फंक्शन के, वही डोमेन जो है वो क्वाड्रेटिक के लिए भी होगा, सेम वहीं से वैल्यूज आएंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, स्क्वायर रूट फंक्शन को समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन, अब फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x = x स्क्वायर रूट, यानी एक फंक्शन जो स्क्वायर रूट x की फॉर्म में लिखा हुआ है और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। ये बात याद रखनी, इसमें ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यूज होंगी कहां से, यानी 0 से शुरू होंगी और आगे पॉजिटिव नंबर, बेशक 1 लिख लें, 0.1 लिख लें, 0.2 लिख लें, लेकिन होना पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा? वो अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन के मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ? वैसे तो नंबर ही आता है आपके पास आयोटा की फॉर्म में, लेकिन फिलहाल जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या होगा? अनडिफाइन होगा, यानी वहां पे ब्रेक लग जाएगी। तो इसी से आपका डोमेन और रेंज भी क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, कि जहां पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए तो वो वैल्यू सारी स्किप हो जाती है उसमें से। ठीक हो गया। अब देखें इसके डोमेन की वैल्यूज क्या है? ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये जस्ट सिंपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ चलते हैं, इनवर्स फंक्शन, जो कि आपका यूज होगा। कंडीशन भी दी होती है कि प्रूफ करें कि इनवर्स फंक्शन जो है वो अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो उससे एक्स आता है, यानी आइडेंटिटी आता है। तो इस तरह के आपके पास क्या होंगे? प्रूफ भी आएंगे। सो इसको समझ लें होता क्या है, बस ये रिवर्स हो जाता है। यानी किस तरह से? अगर किसी फंक्शन की बात करें, वो x से y के ऊपर 1-to-1 या ऑन टू फंक्शन हो, और फॉर ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ f देयर इज अ यूनिक एलिमेंट रेंज इन ऑफ f, एंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ f देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन डोमेन ऑफ f। यानी अगर ऑन टू और 1-1 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f के यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक रेंज होगी, और यूनिक रेंज के लिए यूनिक एलिमेंट ऑफ f में क्या होगा? उसका डोमेन में भी होगा।
ठीक हो गया। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स लिख लेते हैं और इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज कर लेते हैं, ये एक्स टू वाई है, ये वाई टू एक्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा। सो उस रिवर्स में क्या होगा कि एफ इनवर्स वाई टू एक्स इज आल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होगा, विच इज कॉल्ड एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ये एफ का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। अगर इनवर्स की मैं बात करूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हम सेट में पढ़ते थे ना, इनवर्स सेट के अंदर जो एलिमेंट होते थे, तो उसकी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए कि आपके पास क्या है, इनवर्स एलिमेंट क्या है। अगर आपके पास 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज पढ़ी थी कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, उसका नेगेटिव साइन के साथ नंबर लिखने तो वो उसका एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जो भी नंबर है उसके साथ उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां भी सेम यही काम हो रहा है, एफ है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स। और अगर इसको हम कंपोज कर दे, ये चीज भी बहुत यहाँ पे एक और है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो आपकी इस बुक में शामिल नहीं है। 10 सेकेंड ईयर की बुक में आप इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें ये होता है कि एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कंपोज हो जाते हैं और उससे आपके पास एक्स की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ समझ लें कि ये इसका इनवर्स फंक्शन है, बाकी फिर हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सेकेंड ईयर में इस चीज को फर्दर डिस्कस करेंगे। सो द इनवर्स फंक्शन एफ ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय, अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है अब वो जरा समझ ले। इसमें 2-3 कंडीशन है, बस वो याद रखनी है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होनी है, ठीक हो गया। सो मैं वो कंडीशन समझा देता हूँ, कोशिश की है बहुत इजीली समझाने की, तो समझ अगर आ जाती है कंडीशन तो आपके लिए क्या होगा, उस चैप्टर को, एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत क्या होगा, ईजी होगा। तो वो कंडीशन समझ ले। तो ये कंडीशन ये है कि x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल है अगर y बिलोंग करता है सेट y से, इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये देख ले, मैं समझा देता हूँ। y जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, ये हमने पहले प्रूव भी कर लिया कि जब हमने नोटेशन या सिंबॉलिकली उसको यूज किया था तो y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा था। अब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें आपने क्या करना है, y की फॉर्म यानी x को आपने क्या करना है, एक साइड पे ले आना है, ठीक हो गया। फिर करना क्या होगा कि x जो है वो इस तरह से एक साइड पे आ जाएगी आपके पास वैल्यूज, और एक साइड पे y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो हम लिखेंगे कि x जो है वो f इनवर्स y के इक्वल है। x y की जगह फिर हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज किससे, x से, तो दोनों साइड पे x आ जाएगा तो वो इनवर्स फाइंड हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड है, वो मैं एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा, फिलहाल इतना जानना काफी है। तो ये देख लें, ये इस तरह से, तो ये अगर डोमेन है f का तो ये जा रहा है, ये रेंज हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल बिल्कुल उलट हो गया, तो ये उसका जो यहाँ पे डोमेन होगा f का वो रेंज बन जाएगा इनवर्स का, और यहाँ पे जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा इनवर्स ऑफ एफ का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, ये एक प्रूफ देख लें, जस्ट मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, आपने याद रखनी है कि इट इज इक्विवेलेंट दैट एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ, यानी एक फंक्शन है उसका एक दफा इनवर्स लें, उसी इनवर्स का दोबारा इनवर्स लें तो वो क्या हो जाता है, एफ के इक्वल आता है, ठीक हो गया। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो एफ जो है, एफ की नहीं, अगर सेट के अंदर इसको देखें तो फिर वो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा हुआ है, या उसकी बात की जाए मैट्रिसेस की तो वहां भी आपके लिए, क्योंकि मैट्रिसेस ज्यादा पढ़ी हुई आपने तो आसानी होगी। एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया हमने, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा किसके इक्वल आ जाता है, ए के ही इक्वल आ जाता है। तो ये भी सेम उसी तरह से ही है कि एक फंक्शन उसका इनवर्स ले, उस इनवर्स का दोबारा इनवर्स ले तो वही एफ फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो f and f inverse are inverse of each other. The above figure illustrate the concept of inverse function, यानी वो concept जो भी इनवर्स फंक्शन है उसके जरिए मैंने क्या की समझाने की कोशिश की है। अब इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे इनवर्स फंक्शन के, ऊपर वैसे बता दिए, यहाँ भी लिख के समझा रहा हूँ। क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स दैट डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ, यानी जो एफ इनवर्स की डोमेन है वो इसकी रेंज है, और जो इसकी रेंज है वो यहाँ पे क्या है, डोमेन है। यानी वो मैंने ग्राफिकल इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि लिखते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस फिगर में आपको आसानी हो जाएगी कि अगर इस फंक्शन की डोमेन जो फर्स्ट फंक्शन यानी यहाँ पे अगर x है फॉर एग्जांपल, इसकी ये x अगर डोमेन है f के लिए तो रेंज क्या है, y है f के लिए। अब उल्टा क्या होगा कि अब डोमेन जो होगा इनवर्स फंक्शन का y बन जाएगा और रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बस सिंपल इतना सही ये टॉपिक था, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ रह गया हो, यानी समझाना अच्छी तरीके से समझा तो यहाँ पे हमने इसकी सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ली हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो दोबारा शॉर्ट्स के अंदर बता दूंगा या कमेंट करके ही आपको उसका आंसर दे दूंगा, तो कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एक चीज रह गई थी कि फंक्शन कब होता है या कब नहीं होता, यानी जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसमें हो सकता है आपको किसी टीचर ने करवाया तो उसने कहा कि ये इस तरह के फंक्शन नहीं होते, ठीक हो गया ना। तो वो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। वो है क्या, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल करवाई थी ये वाली, ठीक हो गया। अब इसमें यह होता है कि एक एलिमेंट के इस तरह से ना इमेजेस नहीं आते होते, यानी अगर हम सी की बात करें तो सी के ना सिर्फ दो ही, मतलब सी जो है वो 5 के साथ ज्वाइन हो और डी जो है 4 के साथ ज्वाइन हो तो हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन है। अब इस तरह से अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो हम उसमें फंक्शन की कैटेगरी जो है तो फंक्शन नहीं, क्योंकि एक सेट के दो आंसर नहीं आ सकते, ये एक आंसर आ गया ये दूसरा आंसर आ गया, तो एक नंबर के दो आंसर नहीं आ सकते, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक हो गया फिलहाल तक। तो इस वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैं जस्ट सिर्फ ऑन टू समझाने के लिए सारा कुछ परफॉर्म किया था कि आपको समझ आ जाए इजीली, क्योंकि मैं दोनों को बाइजेक्टिव को भी इसी में ही लेकर चल रहा था, तो इसलिए कोशिश की कि एक में ही सारा कुछ क्या कर दूं समझा दूं, ठीक हो गया। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको किसी सर ने बताया कि ये तो इस तरह फंक्शन नहीं होता और मैंने बताया कि ये इस तरह से ऑन टू होता है, सो कंफ्यूजन नहीं होनी। ये दोनों बाइजेक्टिव को समझाने के लिए इसी में मैंने सारा क्या किया परफॉर्म किया है, ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है, अदरवाइज ना समझ आए तो फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज सिंप्लीफाई करते हैं, चलें तो अब एक्सरसाइज 8.1 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, फाइंड द इमेजेस ऑफ -2, 0, 2 एंड 5, यानी इन तमाम वैल्यूज की हमने क्या करनी है, इमेजेस फाइंड करनी है। तो सिंपल अल्फाज में ये बता दूं कि ये हमें क्या है, एक्स सेट की वैल्यूज गिवन है और हमने वाई सेट की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो मैंने इमेजेस और प्री इमेजेस का कंसेप्ट डिटेल में समझा दिया है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन बस आपने लिखना क्या होगा वो आपने याद रखना है कि इमेज ऑफ -2 इज, ठीक हो गया। तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा एफ ऑफ -2, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस -2 -1। करना क्या होगा कि देखें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है x और राइट साइड पे भी x लिखा हुआ है, तो अगर लेफ्ट साइड पे x की जगह पे चेंज आ रहा है तो सेम चेंज क्या होगा राइट साइड पे भी आएगा। तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, नेगेटिव स्क्वायर से भी क्या होता है पॉजिटिव बन जाता है, इवन पावर की वजह से ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 -1, तो ये जगह 4 -2 -1 से क्या होगा 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। सो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू +1, ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, वो क्या होगी, इमेज ऑफ 0 इज, एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 -1 इज इक्वल टू +1। तो एफ ऑफ 0 से क्या हो गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये फाइंड आउट करते हैं। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 -1, सो 2 2s are 4 प्लस 2 -1, 4 प्लस 2 से 6, 6 -1 से क्या होगा 5, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया। लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो होगा इमेज ऑफ, लास्ट वैल्यू में हमें गिवन है -5 +5, तो इमेज ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 -1, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 -1, 25 प्लस 5 30, 30 -1 करेंगे, सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 29। सो ये इसके क्या हो गए आंसर आ गए, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस जस्ट किया क्या है, जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने क्या कर दी है, लेफ्ट साइड पे भी लिखी है एफ की जगह और राइट साइड पे भी सेम वही चेंज आया है। सब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो इसी क्वेश्चन की वैल्यू जो गिवन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट उसमें ये कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह आप 5 लिख दें, यानी इसकी वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह आपने क्या लिखा है जिससे आपके पास 5 आंसर आ गया, ठीक हो गया, ये हमने फाइंड करना है। वैसे तो मुझे पता चल गया है क्योंकि अभी जस्ट हमने सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब से कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करें, ठीक है ना, एक्स की क्या वैल्यूज बनेंगी। तो सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये गिवन है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है क्योंकि क्वेश्चन भी गिवन है और ये वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। सो इसकी जगह पे देखें ना, इस वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। सो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इस 5 को राइट साइड पे ले जाएं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 आर 6 एंड 3 माइनस 2 से क्या होगा, सिंपल 1 आ जाएगा। सो यहां से हो जाएगा x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। सो x प्लस 3 x minus 2 is equal to 0. So x plus 3 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to plus 2। तो x की हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो चुकी हैं, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, सोल्यूशन सेट चूंकि यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करने हैं, बस जस्ट हमने x की वैल्यूज निकालनी थी, तो वो दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है +2 और दूसरी है -3। तो अब इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कहा गया है कि सेम क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस 1 फाइंड आउट करें, ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये गिवन है। एक्स की जगह पे क्या कहना है, +1 लिखना है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 यहां भी लिखना है, तो यहां भी एक्स लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा +1 प्लस एक्स, और ये दो वैल्यूज जो है +1 एंड -1 यहाँ से क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक हो गया। सो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स से हो जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। सो एफ ऑफ x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसके थर्ड पार्ट भी सिंप्लीफाई का। अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे रीजन बता दूं। सेकेंड ईयर के अंदर आपको डेरिवेटिव पढ़ाई जाएगी, तो वो जो डेरिवेटिव को जब आप शुरुआत करते हैं ना, यानी जब आप उसको शुरू करते हैं, तो उसको इस जो भी फार्मूला लिखवा रहा हूं ना, इसकी मदद से उसको शुरू करते हैं। उसको टेंजेंट इक्वेशन की स्लोप भी कहा जाता है। वैसे उसके डिफरेंट मतलब हर जगह पे ना उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का जिक्र क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये वाला स्पेशली ये वाला चैप्टर, ये सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं पहले से बता देता हूँ कि सेकेंड ईयर की जो बुक चेंज हुई, और जाहिर बात है फर्स्ट ईयर की चेंज हुई तो सेकेंड ईयर भी चेंज होनी है। बुक आ चुकी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उसके लेक्चर भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अब उसके लिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर अच्छी सी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी इस चैप्टर के ऊपर, ताकि आगे चल के आपके लिए क्या हो, आसानी हो। वहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं पढ़ाई गई, बहुत ही एडवांस लेवल में पढ़ाया गया, यानी जो क्वेश्चन दिए हुए, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिक पढ़ चुके हैं तो वहां पे समझे एडवांस लेवल है, ठीक हो गया। तो इसको समझ लीजिएगा, उसको याद भी रखना है। तो आगे उम्मीद करता हूँ आपको फिर इसकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये लेक्चर, ठीक हो गया। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन देखें, इसमें करना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। आपने ना इसको स्टेप वाइज ही याद रखना है, मैं इसको स्टेप वाइज सोल्व कर रहा हूँ। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये गिवन है। अब यहाँ पे करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। सो यहाँ पे एक्स प्लस एच लिखा है, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस एच माइनस वन। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा प्लस एच माइनस वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 2xh माइनस वन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। अब लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट, तो होगा क्या, होगा ये कि पहले सेकंड इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। देखें लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, अब इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 2xh माइनस वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 2xh माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देते हैं, ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या रह गई है आपके पास, यहाँ पे रह गई है एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 2xh। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमने क्या करना था, डिवाइडेड बाय एच भी करना था। सो यहाँ पे क्या करना था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 2xh डिवाइडेड बाय एच। सो एच कॉमन ले लेते हैं, एच स्क्वायर से ये एच रह जाएगा, एच प्लस वन प्लस 2x डिवाइडेड बाय एच, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आंसर आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू 2x प्लस एच प्लस वन। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इन वैल्यूज की। ये जो इक्वेशन गिवन थी, यानी एक ही जो इक्वेशन गिवन थी सब पार्ट्स के लिए, ये इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक हो गया। हमसे ये नहीं पूछा गया कि कौन से टाइप की इक्वेशन है, बस जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी टाइप की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप की थी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें आपको चार फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स। चार फंक्शन गिवन है, चारों की अलग अलग वैल्यूज गिवन है और चारों फंक्शंस के लिए अलग अलग वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। यानी हर क्वेश्चन की जिस तरह से एफ ऑफ एक्स है उसके लिए एफ ऑफ सिक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स के लिए -1 दिया गया है, फिर एच ऑफ एक्स के लिए एच ऑफ 4, के लिए 1/2 दिया गया। ठीक हो गया। सो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पहले सॉल्व करेंगे एफ ऑफ 6 को, तो एफ ऑफ 6 फाइंड आउट करते हैं। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ 6 लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2, 7 6 आर 42 माइनस 2, तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 40। ये एक वैल्यू फाइंड हो गई है। सो दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो है g ऑफ -1। तो g ऑफ x की वैल्यू गिवन है 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। g ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -1 स्क्वायर माइनस 4। सो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4। ठीक हो गया, क्योंकि -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा और 1 -4 से -2 डिवाइडेड बाय -3, ये और ये कट गया। सो g ऑफ -1 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके पास हो गई इसकी सेकेंड वैल्यू। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं h ऑफ 4। h ऑफ x की वैल्यू गिवन है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो h ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 16 और यहां से हो जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 14 से क्या आएगा 9, और 9 हमें पता है कि इसके इक्वल है 3 स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। h ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 3 ज़र
12। ये इसकी थर्ड वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब इसकी लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है, k ऑफ 1/2, ये फाइंड आउट करनी है। सो k ऑफ x की वैल्यू गिवन है x² + 1, k ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 + 1 आ जाएगा, 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4। तो k ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 5/4। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे एक आंसर आया था और एक ये आंसर आया है। ठीक हो गया। सो ये चारों वैल्यूज जो हमने फाइंड कर ली है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। देखें पैटर्न वही है, बस फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही हैं और उसके हिसाब से आपको अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं कि फाइंड करके दें। सो अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस एफ जी और एच के की जो वैल्यूज है जिसमें हमने पुटिंग करनी है वो डिफरेंट है। सो वो लिख लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट गिवन है, f(x - f(2) डिवाइडेड बाय x - 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट था वो भी इससे मिलता जुलता था, ये भी उसी जैसा ही है। सो सिंप्लीफाई करते हैं सोल्यूशन। पहले तो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 7x - 2। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब फिर क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं f(2) फाइंड आउट करते हैं। तो 7 × 2 - 2, 7 2 ज़र 14 एंड 14 - 2। चले लिख लेते हैं f(2) इज इक्वल टू 14 - 2। सो f(2) इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पहले लिखेंगे और माइनस f(2) लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7x - 2 - 12। सो ये होगा 7x - 2 - 12, और इसको अगर माइनस करें तो यहां से आ जाएगा आपके पास 7x - 14। ये वैल्यू आ गई है। ये हो गया f(x - f(2)। तो f(x - f(2) इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लें तो x - 2 आ जाएगा। अब लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x - 2। कंडीशन चूंकि पूरी करें तो उसके लिए डिवाइड करना जरूरी है। सो f(x - f(2) divided by x - 2 and which is equal to 7 into x - 2 divided by x - 2। तो यहां से क्या होगा, x - 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एट द एंड पे आंसर आएगा f(x - f(2) डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू 7। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है फिलहाल तक तो बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नया नहीं आया जिसमें डोमेन और रेंज के लिए फिलहाल कहा गया हो, तो उस हवाले से ये एक्सरसाइज फिलहाल तक इजी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x के जितने भी आंसर आते हैं वो फाइंड आउट करें। अब आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें भी हमने x की दो वैल्यूज यानी -3 और +2 फाइंड किया था। ये क्वेश्चन भी सेम उससे मिलते जुलते, यानी क्वेश्चन 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे उससे मिलते जुलते हैं। गिवन क्या है कि f(x) की जगह आपने 0 लिखना है, बस ये काम करना है हमने। क्वेश्चन गिवन है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे कि गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है, सो इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन क्या था कि 15x - 3 इज इक्वल टू 0। f(x) यहाँ पे 0 आ गया, 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो 15x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/15। तो 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। सो x इज इक्वल टू 1/5। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इसकी ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंप्लीफाई हो गया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट में वैल्यू गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² - 8x + 5। solution again given that f(x) is equal to 0, so 0 is equal to x² - 8x + 5। ये करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब
8 किसी भी तरह से मिड टर्म इसकी ब्रेक नहीं होती। अगर देख लें 15 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ 15, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन में 15 लिखा हुआ है। अब देखें तो अब सॉल्व हो सकता है, 5 3 जार 15, हाँ जी हो सकता है। सो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। सो ये हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू प्लस 3। सो ये इसके क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गए, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। हाँ क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी में मैंने रॉन्ग लिख दिया था तो वो मैंने करेक्ट कर दिए, ठीक हो गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक हो गया। सोल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो फाइंड हो गई है, दूसरी वैल्यू करते हैं एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा अगेन, x plus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to plus 1। सो ये इसके क्या हो गया, तीन आंसर आ गए, प्लस 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक हो गया। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये इसके फोर पार्ट की वैल्यू गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब अगेन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा बस इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट, सो विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफाई हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह जो कंडीशन गिवन थी वो लिखी है और फिर आपने सिंपल क्या करने हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करना है। किसी में मिड टर्म ब्रेक हो रही है, किसी का फार्मूला यूज हो रहा है, किसी में कुछ कॉमन करके हो रहा है। सो बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का वैसे बहुत इजी है, ये जो फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसका थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें करना कैसे है, पहले इसको समझ लें फिर वो भी मैं समझा देता हूँ। सोल्यूशन देखें, करना क्या होगा आपने, ये जो क्वेश्चन है ना, एज वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि ये जो है इसके इक्वल होता है। अब मैं एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सो मैंने आपको बताया था कि डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपने रियल नंबर सेट को यूज करना है, रियल नंबर। अब वैसे भी अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, इन दोनों का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक हो गया। ये आपके पास डोमेन फाइंड हो गया। अब रेंज कैसे फाइंड होता है, रेंज में ऐसे करना होता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे x की वैल्यू छोड़नी है, बाकी सब कुछ यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ले भी जाऊं लेफ्ट साइड पे, चले -1 चला जाएगा वहां पे, फिर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है, यानी x कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पे x रह जाएगा।
तो ये जो है कंटिन्यू सिंप्लीफाई, इसको कंटिन्यू भी करें तब भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, इससे ये अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, यानी रियल नंबर सेट में वो नंबर हो ही ना, या आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू आ जाए। तो ना इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, ना ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, तो इसका रेंज जो होगा, डोमेन इसका रियल नंबर है, और साथ में क्या लिखेंगे, एंड रेंज जो है वो भी है इसका क्या है, रियल नंबर सेट ही है। ठीक हो गया। सो डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड हो चुका है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि डोमेन और रेंज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपने डायरेक्ट उसका आंसर करना होता है। सो किसी में कोई ना कोई लॉजिक होती है, किसी में लॉजिक नहीं होती, जस्ट डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, उसको माइंड से ही उसको सिंप्लीफाई करना होता है, देखना होता है और सिंप्लीफाई करना होता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपने समझ लेना है। उसमें क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहले तो मैं वैसे ही समझा देता हूं, फिर आपको सॉल्व भी करा देता हूं कि सॉल्व कैसे होगा, वो देख लें। इसमें अब 1 लिखें तो 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर से 1 आएगा, -1 लिखें उससे भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 16 से -15 स्क्वायर रूट आ रहा है, जो कि आयोटा आ रहा है, इसका मतलब वो तो इसका आंसर है ही नहीं, रियल नंबर सेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर +2 लिखें तब भी वो एग्जिस्ट, 2 2 जार 4, 4 माइनस 16 -12, फिर वही नेगेटिव स्क्वायर रूट, वो आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद 3 लिखें, 3 3 जार 9, तो 9 लिखें तब भी आपके पास आंसर नहीं आता। अगर 4 लिख दें, 4 4 जो 16 -16 0, यानी 0 जो है वो इसके रियल नंबर सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से नीचे जितने भी नंबर हैं, 4 भी निकाल दें, -4 भी निकाल दें, तो उसके अलावा जो नंबर रह जाते हैं वो तमाम नंबर जो है वो इसके डोमेन में शामिल होंगे। तो अगर वो इसके डोमेन में शामिल है तो अब इसके आंसर कहां से आना शुरू हो गए, आंसर देखें, जब 4 लिखे तो ही आंसर आया है, तो इसका मतलब पहला आंसर आया है 0, तो 0 से वो आंसर रेंज के शुरू हो रहे हैं और आगे चलते जाएं, जितने नंबर लिखेंगे सबके लिए आंसर आएंगे, तो इसका रेंज जो है वो इन्फिनिटी टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। अब बात जाते हैं कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना होगा, यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको, सोल्यूशन आपने करना क्या होगा, आपने करना यह है कि जो क्वेश्चन गिवन है ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया ना, आपने इसको 0 के इक्वल लेनी है कि लेट्स सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने इस तरह से स्क्वायर को 0 ले लेना है। फिर इंप्लाइज दैट, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 16 को राइट साइड पे ले जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां से क्या होगा 16 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +-4। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया +4 और एक हो गया -4। सो डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो दो तरह से लिखी जाती हैं, मैं यहाँ पे दोनों लिख के दे रहा हूं। फर्स्ट अगर आंसर लिखे डोमेन का तो वो इस तरह से होगा, डोमेन इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -4, यानी +4 और -4 से आगे बढ़ते जाएं तो आपके पास जितने भी आंसर है वो सारे इसके शामिल हैं। ठीक हो गया। और अगर इस तरह से नहीं लिखना तो सेकंड मेथड क्या है, ठीक हो गया, अगर ये नहीं लिखना, सो डोमेन जो है वो इस तरह से आएगा कि रियल नंबर सेट में से माइनस कर देंगे हम किस चीज को, वो तमाम नंबर जो इसमें शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है और ये 4 भी शामिल नहीं है। सो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया डोमेन का। अब रेंज कहां से, यानी जो पहला आंसर आएगा 4 लिखने से, वो क्या है, 0 आ रहा है। सो रेंज जो है वो इसके क्या है, वो आ रहा है आपके पास 0, और 0 से जितना मर्जी आगे बढ़ते जाएं तो सारे आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो यही इसका क्या होगा, आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट मैंने यूज किया ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन है। अब वो डिस्कशन कैसे है, अगर वो मैं समझाना भी बैठ जाऊं तो उस पर काफी ज्यादा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। सो एनी हाउ समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं इसका क्या पर्पस है, किस तरह से हमने लिखनी है इसको, इसका नाम क्या है। तो मैं शॉर्टकट मेथड में नहीं, जल्दी जल्दी करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप समझ लें, इसको एक नजर देखेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये यूज कैसे किया जाता है। ठीक हो गया। सो
इसका जो टॉपिक का नाम दूंगा मैं, चूंकि इसी के साथ देना है, तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट या सर्कल ब्रैकेट है इन फंक्शन, तो उसका क्या काम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कल ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट्स ही इस्तेमाल होती है। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली होती है, और सर्कल ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली। ठीक हो गया। सर्कल ब्रैकेट कहते हैं, राउंड ब्रैकेट कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से करना होगा, तो इसको डोमेन और रेंज के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे ना, तो उसके कुछ नाम है जो कि आपने यूज करने, मतलब याद रखने हैं, क्योंकि वो यूज करने हैं तो उसको याद ही रखना होगा। सो मैं वन बाय वन यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, जो कि पॉइंट्स में बना कर लिखूंगा, आपको याद रखना है। ये होता है बेसिकली इंटरवल्स। इंटरवल्स यानी इस ब्रैकेट की वजह से ना उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसको कहा जाता है इंटरवल्स। ठीक हो गया। सो वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक हो गया। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। थर्ड होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। और फोर्थ पे होता है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। सेमी कहते हैं हाफ को, ठीक है ना, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। अब इसमें होगा क्या, ये ध्यान से देख के समझ लें। अगर मैं यहां पे फर्स्ट लिख रहा हूं ओपन इंटरवल, ठीक हो गया। तो ओपन इंटरवल के लिए अगर कोई भी दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर सेट, कोई भी रियल नंबर सेट से वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं और मैं ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें यह होगा कि ए एंड बी जो है वो मैं क्या करूंगा, इस जो सर्कल ब्रैकेट उसमें लिख दूंगा। इसका मतलब यह होता है कि ना ए वाला पॉइंट शामिल है और ना बी वाला पॉइंट शामिल है, यानी आपने जो आंसर लिखने ना उसमें ए पॉइंट की वैल्यू लिखनी है और ना बी पॉइंट की वैल्यू लिखनी है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसके दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसके दरमियान में नंबर, मतलब एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके दरमियान में नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी सेट में से इनको माइनस कर दिया है तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज छोड़ के इसको नहीं माइनस किया, इसके दरमियान में जितने भी नंबर है वो सारे मैंने यहाँ से स्किप कर दिए, यानी वो सेट में से निकाल दिए मैंने। ठीक हो गया। सो ये क्या होता है, ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है। इससे पहले देखें मैंने जो एग्जाम्पल में यूज किया कि आर -4 और कोमा डाल के +4 लिख दिया है और उसके दरमियान ये वाली ब्रैकेट यूज किया। इसका मतलब ये था कि ना उसमें +4 और ना -4, वो दोनों पॉइंट्स मैं निकाल रहा हूं, यानी वो माइनस नहीं होंगे। उसके अलावा जो उनके दरमियान में जितने पॉइंट्स है वो सारे माइनस यानी खत्म हो जाएंगे। तो +4 और -4 जो वो रियल नंबर सेट में शामिल है। ये हो गया ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसमें हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर सेट। तो उसमें क्या करते हैं, ये ब्रैकेट लिखते हैं ए कोमा बी। इसमें ये होता है कि ये वाले जो पॉइंट्स है ए और बी ये भी शामिल हैं और इनके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो भी शामिल होंगे। यानी अगर आपको कोई ये वाली वैल्यूज दी गई हैं तो इसका मतलब पॉइंट जो है यानी इंटरवल की वैल्यूज जो है उस क्वेश्चन के लिए ए से शुरू हो रही है, ए की जगह 3 लिखा हुआ है, 3 से लेकर 7 तक जितने भी नंबर है वो तमाम नंबर इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। अब इसका इस्तेमाल जो है वो आपको जाहिर बात है क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तब उसके साथ ही आपको समझ आएगा। जिस तरह से अभी मैंने क्वेश्चन में यूज किया है, सो वहां पे मैंने वो वैल्यू लिख दी है। अब यहां से अगर आपको समझ आए तो वहां पे आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। थर्ड जो है वो क्या है आपके पास, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज का मतलब क्या है वो आप जरा समझ लें। उसमें यह होता है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर सेट, और उसमें होगा क्या, ओपन। ओपन पहले लिखा हुआ है तो ओपन इंटरवल ये होता है जिसके अंदर ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब ए कोमा और क्लोज का मतलब क्या होता है, बी, ये वाला। तो इसमें यह होगा कि ना इसमें ए वाला पॉइंट शामिल नहीं है और बी वाला पॉइंट जो है वो शामिल है, यानी ए से लेकर आगे चलते जाए और बी वाले पॉइंट तक आपके पास वैल्यूज क्या है इसमें शामिल है। जो सेकंड अभी हमने जो यूज की है क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था उसमें देखें मैंने लिखा था कि 0 से लेकर इन्फिनिटी टाइम तक। अब उसमें यह था कि 0 भी शामिल है और उससे आगे चलते जाए इन्फिनिटी टाइम। अब इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने उसमें क्या किया था, उसमें हमने ओपन इंटरवल को यूज किया है ताकि सिर्फ समझ आ जाए कि उसमें क्या करना होता है और कैसे करना होता है। लास्ट है सेमी क्लोज
एंड सेमी ओपन, आधा क्लोज होगा और आधा, अब उसमें ये होगा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर सेट। अब देखें उसमें होगा क्या, फर्स्ट लिखा हुआ है क्लोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए शामिल है और बी की वैल्यू जो है वो शामिल नहीं है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल क्वेश्चन जो करवाया था एक्सरसाइज का, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था, उसका आंसर मैंने इससे मिलता जुलता लिखा था कि 0 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, मतलब आगे नंबर जितने भी वो सारे के सारे क्या होंगे उसके आंसर में आएंगे। तो ये इसकी छोटी सी कंसेप्ट थी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आगे फिर ये क्वेश्चन में जब हम यूज करेंगे तब आपको ये समझ आएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी कि आपको नाम याद होने चाहिए कि ये जो फॉर्म है इसमें बेसिकली लिखा क्या होता है, इसमें इंटरवल्स लिखे होते हैं, ये इंटरवल्स होते हैं, ठीक हो गया। इंटरवल्स की 4 टाइप्स हैं आपके पास, यानी 4 नाम है जो कि आपने याद रखने, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज एंड सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के आखिरी जो एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि उस ब्रैकेट में क्लोज होते हैं वो शामिल नहीं होते, यानी वो वैल्यूज आप नहीं लिख सकते। क्लोज इंटरवल की जो आखिरी 2 वैल्यूज होती हैं वो शामिल होती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज में होता है कि जो सेमी ओपन वाला साइड है, यानी जो ए की वैल्यू यहाँ पे जो रिप्रेजेंट की है वो शामिल नहीं है, वो यूज नहीं कर सकते। हाँ, बी की वैल्यू शामिल है, वो यूज की जा सकती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू शामिल है, वो यूज की जा सकती है, लेकिन बी की वैल्यू इसमें यूज नहीं हो सकती, ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ आ गई होगी। अगर कोई जगह पे कंफ्यूजन हो, ना समझ आए, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें कहा गया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आगे 4 कंडीशन, मतलब 4 फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग करके, उन चारों फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी हमने फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये फाइंड आउट करना है बेसिकली हमने। अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लें या इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला काम था वो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ। नंबर 1, एक तो आपने ये याद रखना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने क्या कहा था आपको याद रखना है, वो ये था कि x जो है वो इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि हर जो भी ये सॉल्व कर रहा हूँ ना उनके साथ में ये लिखता जाऊं ताकि आपको याद रहे, यानी रिमाइंड रहे। जब लिखा हुआ समझ आएगा तो फिर आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें यूज करते हैं सोल्यूशन। करना क्या आपने, ये स्टेप्स याद रखने, सारे क्वेश्चन जो है यानी इनवर्स के वो इसी मेथड से होंगे और ये स्टेप्स याद रखने आपने, इन्हीं को यूज करना है। पहला काम, y की जगह आपने क्या लिखना है, y की जगह एफ ऑफ एक्स लिखना है। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये लिख लेना है। अब इस 3 को लेफ्ट साइड पे ले तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, इस 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब यहां पे जो मैंने कंडीशन लिखी है वो यहां पे मैं यूज करूंगा, और वो क्या है कि सिंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये एक बात और याद रखनी इसमें कि क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो है आपको x की फॉर्म में गिवन होता है और आप जो फाइंड करते हैं वो y की फॉर्म में फाइंड करते हैं, लेकिन अब आपको जो आंसर चाहिए वो भी x की फॉर्म में चाहिए। तो सिंपल यहां पे ये लिख देना है कि रिप्लेसिंग y बाय x, तो y को x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस करना क्या है, आपने y को इक्वल लेना है, जो भी क्वेश्चन के उसको y के इक्वल लेना है, फिर जो वैल्यूज x के साथ प्लस करके लिखी हुई है, माइनस करके लिखी हुई है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, पावर में, वो सारा कुछ आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है या राइट साइड के, जो भी आप जिस फॉर्म में भी उसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी एक साइड पे सिर्फ x रहना चाहिए, x रह जाएगा। x की जगह अगेन कंडीशन यूज करनी है कि x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है, ये कंडीशन यूज कर ली है। फिर उसकी जगह वैल्यूज जो है x की, y की जगह जो है x से रिप्लेस कर लेनी है, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x माइनस 5। सो ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन वही कंडीशन जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, तो चले मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो इसको मैं यूज करूंगा। सोल्यूशन सिंपल डायरेक्ट क्या करते हैं,
y इज इक्वल टू 1/3x-5, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3x। अब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 इज इक्वल टू x, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक हो गया। सो अब हमें पता है कि x जो है वो किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा, इसकी जगह पे ये लिखेंगे और फिर रिप्लेसिंग करते तो आंसर आ जाएगा। सो वैल्यू लिख लेते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से रिप्लेस कर लेते हैं तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। सो ये क्वेश्चन गिवन है। अगेन सोल्यूशन लिखने से पहले कंडीशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक हो गया। इम्प्लाइज नहीं लिखा हुआ, बस आपको समझाने के लिए ना एरो डाले हुए हैं। ठीक हो गया, ये ना हो कि आप ये समझे इम्प्लाइज इम्प्लाइज लिख दिए। सो सोल्यूशन अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो अब क्या होगा, x को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 5y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको राइट साइड पे ले जाए, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 5y। सो सिंस x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 5y। अब यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय x, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिया गया है। वो इस तरह से है कि उसको लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 2x। ठीक हो गया। वैसे तो इसमें खास कोई मुश्किल है नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। इसको यूज करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट x। ये हो गया। 4 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो x इज इक्वल टू y माइनस 4 होल स्क्वायर divided by 2. So as we know that x is equal to f inverse of y, so f inverse of y is equal to y minus 4 whole square divided by 2. So अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, replacing y by x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल बस इनवर्सेस फाइंड किए हैं। अब देखें, अगर आपने एक समझ लिया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप खुद सिंप्लीफाई करें, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो फिर देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। उसमें गिवन है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, पहले तो ये गिवन है, देन फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट गिवन है f इनवर्स ऑफ x और सेकंड पार्ट गिवन है f इनवर्स ऑफ 3, यानी जो इनवर्स की वैल्यू आएगी उसी में ही 3 लिखना है। सिंपल इतना सा गिवन है। तो अगेन सोल्यूशन, और भी ऊपर इतने ज्यादा इनवर्स फाइंड किए हैं, सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। सोल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, अगेन कंडीशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ
वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू, टू को लेफ्ट साइड पे ले आए तो y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो y प्लस टू पावर 1/3 एक्स क्यूब पावर 1/3, और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस टू होल पावर 1/3। सो अब हमें पता है कि x जो है वो इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के, तो यहां से आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस टू होल पावर 1/3। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हमने ये करना है कि x को रिप्लेस कर देना है, यानी y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे रिप्लेसिंग y बाय x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टू होल पावर 1/3। तो ये एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब जो अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, वो है कि f इनवर्स ऑफ 3। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। f इनवर्स ऑफ 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 प्लस टू होल पावर 1/3, एंड 3 प्लस टू से क्या होगा, f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस टू से 5 एंड पावर 1/3। सो f इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5। सो ये आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, एक आंसर आपके पास ये आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि f of x इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। पहले इसका डोमेन और रेंज फाइंड करें, फिर सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका इनवर्स फाइंड करें और उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें। तो सोल्यूशन पहले डोमेन और रेंज के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब हमने ये ढूंढना होता है कि इस x की डिनोमिनेटर, x की जगह ऐसा कोई नंबर लिखें जिससे ये अनडिफाइन होता, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब वो स्किप हो जाएगा, बाकी सारे नंबर क्या होंगे उसमें शामिल होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3 माइनस 4, 3 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू -1/0, जो कि क्या हो रहा है, अनडिफाइन है। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अनडिफाइन। सो डोमेन में क्या होगा, डोमेन में ये होगा कि रियल नंबर सेट में से मैं माइनस कर दूंगा इस 3 को। ठीक हो गया, इस 3 को माइनस कर देता हूं तो बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, इसके डोमेन में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब इसी फंक्शन का रेंज भी फाइंड करते हैं। सो ये क्वेश्चन ऐसे मिला है जिसका रेंज क्या है, प्रॉपर फाइंड करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तभी फाइंड होगा। सो वो स्टेप भी समझ लें। अब हमने f का रेंज फाइंड आउट करना है, लेकिन उसको रेंज फाइंड करने से पहले जरूरी है कि हम पहले f इनवर्स फाइंड कर लें, यानी जो सेकंड पार्ट है वो भी पहले सॉल्व कर लें। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करना है। पहले तो पहले फाइंड करते फिर मैं बताता हूँ। करना क्या है, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 4। सो अब क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 4। सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। सो एज वी नो दैट x is equal to f inverse of y, so f inverse y is equal to 3y minus 4 divided by y minus 1. So replacing y by x, so ये हो जाएगा f inverse of x is equal to 3x minus 4 divided by x minus 1। तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स आ गया है। अब आपको याद होगा जब मैं इनवर्स पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने डोमेन और रेंज इसका जो बताया था उसमें मैंने वो एक शेप बताई थी आपको और उससे समझाने की कोशिश की थी। सो मैं उसे दोबारा आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो उसकी मदद से जो एक वैल्यू फाइंड होगी ना, तो उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब देख लें, हमने इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन आपके पास बन जाएगा डोमेन ऑफ
एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 लिख दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, यानी रियल नंबर सेट में से मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ 1 को माइनस कर दूं तो इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स का डोमेन भी हो गया, एफ का भी डोमेन फाइंड हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज के हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन पहले देख लें और उसको समझ लें। सो देख लें कंडीशन क्या है। मैंने ये कहा था कि अगर ये सेट आपके पास x है और ये सेट क्या है, y है, या चले यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये फॉर एग्जांपल a सेट है और ये क्या है, b सेट है। तो अगर ये देखें कि इस सेट का यानी a सेट है, इसका जो डोमेन है वो यहाँ पे एफ इनवर्स का रेंज होगा, यानी उसी ए सेट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग एफ जो है वो उसका डोमेन है, यानी डोमेन, और उसका इनवर्स जो है वो उसका क्या है, रेंज है। यहाँ पे जो एफ का रेंज है यानी बी सेट जो है वो उसका रेंज फाइंड हुआ है, वो यहाँ पे क्या है, उसके इनवर्स का डोमेन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट की मदद से हम लिख सकते हैं कि एफ का जो रेंज है वो क्या है, वो इसका डोमेन है। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो इससे क्या होगा, इसको फाइंड करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेंशन करते हैं एज वी नो दैट, और वो क्या है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक हो गया, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स अभी हमने फाइंड की थी, वो क्या थी कि आर माइनस यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक हो गया, ये एक वैल्यू पहले फाइंड हुई थी डोमेन की, ये यहाँ पे रेंज फाइंड हुई है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, एफ इनवर्स का भी तो हमने फाइंड आउट करना है ना रेंज, तो उसको भी लिख लेते हैं कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक हो गया, सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आर माइनस 3। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। सो अब मैं यहाँ पे बारी बारी दोनों के यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ये है, फर्स्ट का डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर माइनस 3 और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर माइनस 1। ठीक हो गया, तो सेकंड का क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आर माइनस 1 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आर माइनस 3। सो ये इसका क्या होगा, दोनों के आंसर हो गए हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो फिर मैं शॉर्ट्स में या आपको कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।